हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आपका नया वीडियो आ चुका है। जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम आप लोगों के लिए सिख से रिलेटेड एक नया टॉपिक्स लेकर के आएंगे। इससे पहले आपके कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं टॉपिक वाइज मॉडर्न हिस्ट्री के, जिसमें हम आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के उत्तर मुगल काल, बंगाल के नवाब और बंगाल विजय, और साथ साथ एंग्लो मैसूर वार के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। और उस वक्त मैंने कहा भी था कि आपका जो अगला टॉपिक्स जो आपका वीडियो आएगा वो सिख से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम सारे सिख के 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ जो 2 सिख आंदोलन हुए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बाद जो आपका अगला वीडियो आएगा वो मराठा का आएगा, कि मराठा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से मराठाओं का उदय हुआ, मराठा वार के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जितने भी पेशवा होते थे उन लोगों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो आपका सिख से रिलेटेड होगा। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। आपके मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो सारे वीडियो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा और बहुत ही ध्यान से इन सारे सब्जेक्टिव को पढ़िए। उसके बाद अगला वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव का लेकर के आएंगे और आप लोगों का काम होगा कि सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करना। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो सब्जेक्टिव पढ़े होंगे उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको तो ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और जो आप पढ़े हैं वो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। और यही सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है। और आप लोगों को अब आप आगे मेहनत करना है, इसलिए कि आपके सारे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं किस तरीके से आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट का हाल हो गया है, और जो अभी बची हुई नौकरी है बस उसी पर डिपेंड रहना है। और उसके लिए आप लोगों को अच्छे से जी जान लगा के तैयारी करना होगा, तभी जा करके आप लोगों का आगे कुछ होगा। तो एनटीपीसी, चाहे वो एनटीपीसी हो, दरोगा हो, ईपीएफओ हो, एसएससी हो, बैंक हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको लेकर के आए हैं, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं। पहला भी आपका जितना भी वीडियो है वो सब पीडीएफ के फॉर्म में हम लेकर के आ रहे हैं। अपना कोई हैंड रिटेन नोट्स रह रहा है, कोई टाइप नोट्स रह रहा है, इन सारे नोट्स के थ्रू हम आपको पढ़ाना है, ताकि आपको जो भी चीज़, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टू द पॉइंट्स, वही आपको बताया जा रहा है। जो आपको फालतू चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिख के बारे में। देखिए, सिख की शुरुआत सबसे पहले गुरु नानक देव ने ही की थी। ठीक है। सिख आंदोलन और सिखों की जो शुरुआत हुई थी उसकी सबसे पहले शुरुआत गुरु नानक देव ही करते हैं, जो इनके सबसे पहले और सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं सिखों के। ठीक है। तो सिख का संस्थापक अगर आपको कोई माना जाए तो कौन होगा? तो गुरु नानक देव होंगे। सिख का मतलब होता है शिष्य। ठीक है। सिख का जो अर्थ होता है वो शिष्य होता है, मतलब सीखने वाला। ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने ही की थी। ठीक है। और गुरु नानक देव के बाद फिर बाकी धीरे धीरे एक एक करके गुरु आते गए इनके, और टोटल सिख के 10 गुरु बने थे। और उनके बाद 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु की जो परंपराएं चली आ रही थी वो अब ख़त्म हो गई। और उसके बाद फाइनली जो गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहिब जो कि लिखी गई किताब थी उसको मान लिया गया। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग सारा पढ़ेंगे डिटेल में कि किन गुरुओं के बारे में, सारे गुरु के बारे में पढ़ेंगे कि किन लोगों ने क्या क्या किया। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। देखिए, यहाँ पर सारे 10 गुरु के सारे आपको डेट दिए हुए हैं। ठीक है। तो इन सारे डेट को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को कुछ ऐसे 2-3 लोग हैं उनको याद रखना है। ठीक है। जैसे सबसे पहले आप लोगों को गुरु नानक देव
गुरु नानक देव का डेट याद रखना है कि ये 1469 से लेके 1439 तक है। ठीक है, 1469 से लेकर के 1439, मतलब कि इनका जन्म होता है 1469 में और इनकी मृत्यु हो जाती है 1539 में। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में डेट पूछ दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह इनका पूछा जाता है, सारे का नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो गुरु नानक का डेट क्या हो जाएगा, 1469 में इनका जन्म हुआ था और 1539 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे अंतिम गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 1675 में होता है और मृत्यु 1708 में हो जाती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग इन लोगों के बारे में पढ़ा जाए। तो सबसे पहले आते हैं आपको गुरु नानक देव, जिनको हम लोग सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ही सिख आंदोलन की शुरुआत भी की थी और प्रथम गुरु ये माने जाते हैं। मतलब गुरु नानक देव जो हैं वो सिखों के सबसे पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। इनका जन्म 1469 में, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1469 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी तलवंडी में होता है। ठीक है, तो इनका जन्म जो होता है वो कहाँ होता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के राजधानी लाहौर में तलवंडी के पास होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन आपको पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि तलवंडी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, जो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। ठीक है, यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। तो जो आपको पूछा जाता है बस आपको वही याद रखना है। जन्म कब हुआ था, 1469 में, और कहाँ पर हुआ था, तलवंडी में। ठीक है, देखिए तलवंडी के वर्तमान समय में ननकाना साहिब कहा जाता है। ठीक है, जिस जगह पर उनका जन्म हुआ था उसको पहले तलवंडी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उस तलवंडी को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि इस तलवंडी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो ननकाना साहिब के नाम से। ठीक है, और इनके पिता का नाम था कालूचंद मेहता, इनकी माँ का नाम त्रिपटा था और इनकी बहन का नाम नानकी था। ठीक है, पत्नी का नाम सुलक्ष्मी और पुत्र का नाम श्रीचंद्र था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, ना ही पूछा जाता है, तो इसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आपको हम बताएंगे बस वही याद रखना है। चलिए अब आगे देखा जाए। इनको सुल्तानपुर में बई नदी के किनारे 1499 में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि गुरु नानक देव को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर और किस नदी के किनारे हुई थी। जिस तरीके से महावीर और इनके बारे में पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाता है, उसी तरीके से कभी कभी गुरु नानक देव के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी। तो सुल्तानपुर में बई नदी के किनारे, ठीक है, कहाँ पे, सुल्तानपुर में बई नदी के किनारे 1499 में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको यहाँ पर ये मिल गया कि इनका जन्म कब हुआ था। 1469 इनका जन्म कब हुआ था, तो 1469 में। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हो रही है, तो 1499 में। ठीक है, कहाँ पर होती है, तो सुल्तानपुर में बई नदी के किनारे में। ठीक है, और इन्होंने सत्य नाम की पूजा प्रथा की भी शुरुआत की थी। इस चीज़ को याद रखिएगा कि इन्होंने सत्य नाम की पूजा प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, और संगत और पंगत, ठीक है, इसकी शुरुआत, इस व्यवस्था की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। संगत और पंगत क्या है, तो संगत धर्मशाला को कहा जाता है और पंगत लंगर को कहा जाता है। जो लंगर व्यवस्था जो होता है, जो आप लोग गुरु नानक के सिख धर्म में जो माना जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंगत कहते हैं। पंगत मतलब होता है लंगर और संगत मतलब होता है धर्मशाला। ठीक है, संगत ये हो गया धर्मशाला और पंगत हो गया आपका लंगर। ठीक है, तो इनकी भी शुरुआत किसने की थी, तो इनकी भी शुरुआत गुरु नानक देव ने ही की थी। याद रखिएगा, संगत और पंगत की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु नानक देव ने। ठीक है, अब आगे आइए।
1539 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1539 में। जन्म कब हुआ था, 1469 में, और मृत्यु कब हुई थी, तो 1539, 1539 में। कहाँ पर हुई थी, तो करतारपुर में। ठीक है, कभी कभी जगह भी पूछ लेता है कि कहाँ हुई थी, तो करतारपुर में। और इनके बाद जो अगले गुरु बने थे वो कौन थे, तो इनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे लहना, यही अगले गुरु के रूप में आए थे। ठीक है, जिसको हम लोग गुरु अंगद कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस अगले गुरु जो बन करके आते हैं गुरु नानक देव के बाद, तो वो कौन थे, तो इनके सबसे प्रिय शिष्य थे गुरु अंगद, जिनको हम लोग लहना के नाम से जानते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था, तो गुरु अंगद के बचपन का नाम लहना था। ठीक है, तो गुरु अंगद कब बनते हैं, तो 1539 में, जब गुरु नानक देव की मृत्यु हो जाती है, तब ये गुरु के पद पर आते हैं और 1539 से 1552 तक गुरु के पद पर रहते हैं। ठीक है, ये सिख के दूसरे गुरु थे और इनके बचपन का नाम लहना था। ठीक है, गुरु, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका क्या क्या है, तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत इन्होंने ही की थी। ठीक है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत इन्होंने ही की थी और लंगर व्यवस्था को अनिवार्य बना दिया था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखिएगा कि गुरु अंगद में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, कि पहला इनके बचपन का नाम लहना था, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दूसरा, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु अंगद ने ही की थी। ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो गुरु अंगद को। और तीसरा, लंगर व्यवस्था जो गुरु नानक देव ने शुरू किया था उसको अनिवार्य बना दिया, कि सिख धर्म में लंगर व्यवस्था को अनिवार्य बनाने वाले गुरु कौन हैं, तो गुरु अंगद हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, कि गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को क्या किया था, अनिवार्य मतलब ज़रूरी बना दिया था। ठीक है, और अगला ये, इन्होंने गुरु नानक देव की जीवनी को भी लिखा है। तो इस चीज़ को याद रखिए कि गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी है, तो गुरु अंगद ने ही लिखी है। ठीक है, तो चलिए, तो गुरु अंगद का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मालूम चल गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज़ जब आप लोग पढ़िए तो उसको पढ़ने के बाद एक बार उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए, ताकि अभी उसी वक्त आपको फिर से वो याद हो जाए। ठीक है, मतलब दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो गुरु अंगद, गुरु नानक देव के बाद कौन आते हैं, गुरु अंगद आते हैं। कब आते हैं, तो जब गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 में होती है, तो उसके बाद गुरु अंगद गुरु का पद संभालते हैं। और ये कब से कब तक रहते हैं, तो 39 से लेकर 52 तक। इनके बचपन का नाम क्या था, लहना। इन्होंने कौन से लिपि की शुरुआत की थी, तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इन्होंने किस व्यवस्था को अनिवार्य बनाया, तो लंगर व्यवस्था को अनिवार्य बना दिया था। और गुरु नानक देव की जीवनी भी इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, अब आते हैं गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास आते हैं। तो गुरु अमरदास कब से कब तक रहते हैं, तो 52 से 75 तक। तो इन लोगों का डेट इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गुरु अमरदास कब आते हैं, तो ये आते हैं 1552 में। और कब तक रहते हैं, तो 1575 तक। ये गुरु अंगद के सबसे प्रिय शिष्य थे। ठीक है, तो गुरु अमरदास जो थे वो कौन थे, तो गुरु अंगद के सबसे प्रिय शिष्य थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिख धर्म के साम्राज्य के विस्तार शुरू किया था। ठीक है, सिख धार्मिक साम्राज्य का विस्तार शुरू किया था, मतलब वैसे साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे जहाँ पर सिख धर्म ज़्यादा से ज़्यादा हों। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने 22 भागों में विभाजित कर दिया था, मतलब कि जो प्रधान होते थे, जो एक राज्य होता था, उसको 22 भागों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, और हाँ, इन्होंने सती प्रथा और मदिरा पीने की जो प्रथा था, इनका भी विरोध इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो कभी कभी पूछ सकता है कि किस गुरु ने सती प्रथा और मदिरा पीने की प्रथाओं का विरोध किया था, तो किसने किया था, तो गुरु अमरदास ने ही किया था। ठीक है, तो याद रहेगा। और दूसरा, इन्होंने हिंदू विवाह की जो पद्धति थी, मतलब हिंदू विवाह करने का जो तरीका था, उस तरीके से हट करके थोड़ा अलग तरीके से एक अलग नया नियम इन्होंने लेकर के आए थे विवाह का। मतलब विवाह पद्धति की एक नई शुरुआत इन्होंने की थी। किसने की थी, तो गुरु अमरदास ने ही की थी। ठीक है, जिसे हम लोग लवन पद्धति के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सिख में विवाह की एक नई पद्धति की शुरुआत की गई थी, जिस पद्धति का नाम क्या है, तो लवन पद्धति। ठीक है, लवन पद्धति की शुरुआत की गई थी और इसको किसने किया था, तो गुरु अमरदास ने ही किया था। ठीक है, और हाँ, गुरु अमरदास जब ये गुरु थे तो उस समय मुगल के राजा अकबर इनसे मिलने के लिए आए थे।
ठीक है। और इनकी बेटी को, जिनका नाम बीबी भानी था, इनको 500 बीघा ज़मीन मुफ्त मतलब फ्री में दिया था इनको, मतलब दान किया था। ठीक है। तो अक्सर पूछा जाता है कि 500 बीघा ज़मीन किसको दी गई थी, तो अमरदास की बेटी बीबी भानी को दिया गया था। ठीक है। लगभग एक गांव के बराबर था वो पूरा। तो अकबर ने किसको दिया था, दान किया था ज़मीन, तो बीबी भानी को कर मुक्त ज़मीन उपलब्ध कराई थी। मतलब उसमें से कोई कर आपको टैक्स नहीं देना, वो पूरा की पूरा ज़मीन आपकी है। ठीक है। और इसके बाद गुरु अमरदास के बाद जो चौथे गुरु आते हैं वो गुरु अमरदास के दामाद रहते हैं, मतलब इनकी बेटी के हस्बैंड रहते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो चौथे गुरु बन करके आते हैं वो कौन रहते हैं, तो गुरु अमरदास के दामाद थे। वो कौन थे, तो गुरु रामदास। ठीक है। तो गुरु रामदास कौन थे, तो गुरु अमरदास के दामाद थे और उनकी बेटी बीबी भानी की हस्बैंड थे। ठीक है। और अब इनके बारे में हम लोग देखा जाए कि इन्होंने क्या क्या काम किया। गुरु अंगद के बारे में हम लोग पढ़ लिया, गुरु अमरदास के बारे में हम लोग पढ़ लिया। गुरु अमरदास के बारे में एक बार रिवाइज कर लीजिए कि इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। तो पहला, ये अंगद के सबसे प्रिय शिष्य थे। ठीक है। दूसरा, इन्होंने विवाह की एक नई पद्धति की शुरुआत की थी जिसे हम लोग लवन पद्धति कहते हैं। तीसरा, इन्होंने गोविंदवाल नामक स्थान पर एक विशाल सरोवर का भी स्थापना किया था। ठीक है, जो कि पूरे विश्व में मशहूर है। और चौथा, जब मुगल के राजा अकबर इनसे मिलने के लिए आते हैं, ठीक है, तो इनकी बेटी को, बीबी भानी को कर मुक्त ज़मीन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब उनको देते हैं, मतलब 500 बीघा ज़मीन इनको दान कर देते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये गुरु अमरदास के जो दामाद थे वही चौथे गुरु बनते हैं जिनका नाम है रामदास। ठीक है। तो ये आते हैं अब रामदास। तो रामदास के बारे में देखा जाए तो ये 1575 से 1581 तक ये क्या करते हैं, गुरु का पद संभालते हैं। ठीक है। तो इनके टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ था, तो ये सब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला, इन्होंने ही गुरु के पद को वंशानुगत बना दिया था। इससे पहले आप जब जितना भी देखा तो जो भी गुरु बन रहा था वो उनका कोई बेटा नहीं बन रहा था, बल्कि कोई जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे प्रिय शिष्य होते थे वो बनते थे। मतलब कोई फिक्स नहीं था कि यही गुरु बनेगा, कोई भी बन जाता था जो सबसे प्रिय शिष्य होता था। लेकिन जब रामदास गुरु बने तो ये गुरु बनने के बाद एक नया नियम लाए कि अब इसके बाद, मेरे बाद जितना भी जो गुरु आएंगे, जो गुरु बनेंगे, वो अब कौन बनेंगे, तो वंशानुगत बना दिया, मतलब उनके बेटे बनेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा कि गुरु का पद को वंशानुगत किसने किया था, तो गुरु रामदास ने ही किया था। ठीक है। चलिए अगला, इन्होंने 1577 में अमृतसर की स्थापना किया था। 1577 में इन्होंने अमृतसर की स्थापना भी की थी। इस चीज़ को याद रखिएगा कि 1577 में अमृतसर की स्थापना किया था, वहीं पर जहाँ पर मुग़ल के राजा अकबर ने जो 500 बीघा ज़मीन इनकी बेटी को दी, इनके बीबी को दिए थे। रामदास की जो पत्नी थी बीबी भानी, उन्हीं को 500 बीघा ज़मीन मिली थी। तो उसी ज़मीन पर इन्होंने अमृत शहर की स्थापना की थी। वो पूरा की पूरा एक गांव था और उस गांव में को उन्होंने अमृतसर में बदल दिया था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो 1577 में रामदास ने ही किया था। ठीक है। और गुरु रामदास ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था। याद रखिएगा कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, इसके निर्माण की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु रामदास ने ही किया था। भले ये पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही की थी। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि अमृतसर की स्थापना किसने की, तो गुरु रामदास ने ही की। और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर के निर्माण कार्य का जो प्रारंभ किया, मतलब शुरुआत किया, वह किसने किया, तो ये भी किसने किया था, रामदास ने ही किया था। ठीक है। चलिए, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपको हम बता दिया। रामदास में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम आपको बता रहे हैं, जो एग्जाम के आने वाले पॉइंट है, जो आ चुके हैं। ठीक है। अब आगे आइए। अब रामदास के बाद अब आते हैं कौन, अर्जुन देव। तो अर्जुन देव अब कौन होंगे, तो रामदास के बेटे होंगे। तो क्योंकि यहाँ से तो वंशानुगत हो गया, तो अब इनके जो बेटे आएंगे तो वही गुरु बनेंगे। तो गुरु रामदास के बेटे कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है। तो ये गुरु का पद संभालते हैं 1581 से लेके 1606 तक। ठीक है। तो यह सिख के 5वें गुरु थे और अब तक के सबसे लोकप्रिय गुरु थे। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कभी कभी पूछा जाता है कि सिख गुरु में सबसे लोकप्रिय गुरु कौन था, तो गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है। जो लोगों में, प्रजाओं में सबसे ज़्यादा
प्रिय थे। ठीक है, और इन्हीं के समय जो सिख आंदोलन था वो सबसे ज़्यादा विस्तारित हुआ था, मतलब सबसे ज़्यादा फैल गया था, मतलब बहुत तेज़ी से सिख लोग आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, और इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया था, मतलब पूरी तरीके से स्वर्ण मंदिर को पूर्ण रूप से बनाया था किसने, तो अर्जुन देव ने बनाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया है तो आप अर्जुन देव को ही कहिएगा। ठीक है, क्योंकि स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर में इन्होंने ही किया था। लेकिन अगर शुरुआत पूछा जाए कि शुरुआत किसने की थी तो इसकी शुरुआत रामदास ने की थी। ठीक है, ये बोलिएगा। तो शुरुआत तो नहीं पूछा जाता है, बस यही पूछता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अर्जुन देव ने करवाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने सिख के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ जिसे हम कहते हैं इसकी रचना की थी। तो याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी, तो अर्जुन देव ने ही की थी, और इसी गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक पवित्र ग्रंथ है, और गुरु गोविंद सिंह बाद में इसी ग्रंथ को पूर्ण रूप से गुरु का दर्जा दे देते हैं, और वहाँ उसके बाद से गुरु के पद को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो गुरु ग्रंथ साहिब को हम लोग आदि ग्रंथ भी कहते हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब को हम लोग आदि ग्रंथ भी कहते हैं, और इसकी स्थापना की इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने ही की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ये तो पता चल गया गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। और अब आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आता है कि गुरु अर्जुन देव ने मसनद प्रथा की शुरुआत की थी। याद रखिएगा किसकी प्रथा की, मसनद प्रथा। मसनद प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने ही की थी। तो ये मसनद प्रथा क्या है, तो मसनद प्रथा के तहत सिख लोग जो थे वो अपनी आय का 10% जो हिस्सा होता था वो गुरु के पास लाके जमा करते थे। इसी को हम लोग मसनद प्रथा कहते हैं। तो इस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने ही की थी। ठीक है, तो मसनद प्रथा के तहत सिख लोग अपनी आय का 10% ला करके कहाँ जमा करते थे, गुरु के पास जमा करते थे। ठीक है, इसी को हम लोग मसनद प्रथा कहते हैं, और इसकी शुरुआत अर्जुन देव ने की थी। और आगे स्वर्ण मंदिर के अंदर एक हरमिंदर साहिब का हरमिंदर साहिब है, जिसका निर्माण किसने कराया था, तो गुरु अर्जुन देव ने ही कराया था। ठीक है, चलिए आगे। जहांगीर ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर इन अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने ही की थी। ठीक है, जहांगीर ने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने पर गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी, हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, तो जहांगीर ने करवाई थी। चलिए, तो बस यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुरु अर्जुन देव का। अभी हम लोग कौन कौन सा पढ़ चुके हैं, गुरु नानक पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद गुरु अंगद पढ़ चुके हैं, रामदास पढ़ चुके हैं, अमरदास पढ़ चुके हैं, अर्जुन देव पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं गुरु हरगोविंद में। तो ये गुरु हरगोविंद उतना ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय और गुरु हरकिशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, तो गुरु हरगोविंद के बारे में पढ़ते हैं कि इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। तो गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 तक ये बनते हैं, और जाहिर सी बात है कि गुरु हरगोविंद कौन होंगे, तो गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। ठीक है, क्योंकि वंशानुगत हो गया है तो इनके बेटे लोग ही बनेंगे, गुरु का पद संभालेंगे। तो गुरु अर्जुन देव के कौन थे, पुत्र थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि ये पहले सिख धर्म सिर्फ धार्मिक मामलों में से रिलेटेड था। ठीक है, लेकिन अब ये राजनीतिक मामलों को भी संभालने लगे। ठीक है, गुरु हरगोविंद जो थी वो धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक में भी इंटर कर चुके थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि अकाल तख्त की स्थापना की। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त की स्थापना किसने करवाई थी, तो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह ने ही करवाई थी। ठीक है, तो गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना गुरु स्वर्ण मंदिर के परिसर में करवाया था। और यह अकाल तख्त क्या है, जिसे हम लोग प्रभु का सिंहासन भी कहते हैं। ठीक है, इस अकाल तख्त को प्रभु का सिंहासन भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो हरगोविंद ने करवाई थी। ठीक है, गुरु हरगोविंद। ठीक है, चलिए आगे आइए।
और इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह भी कहा है। ठीक है, इन्होंने स्वयं को क्या कहा? सच्चा बादशाह। ये भी पूछा गया एग्जाम में, आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि कौन से गुरु अपने आप को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते थे। तो वो कौन थे? तो गुरु हरगोविंद थे, जिन्होंने अपने आप को स्वयं को क्या कहा? सच्चा बादशाह कहा है। ठीक है, चलिए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें तो नहीं मिला, बस यही एक दो पॉइंट थे। अब हम लोग आते हैं गुरु हर राय में। तो गुरु हर राय के बारे में देखा जाए, ये 1645 से लेकर के 1661 तक यह गुरु का पद संभालते हैं। और ये गुरु, ठीक है, तो औरंगजेब ने इनको दिल्ली दरबार बुलाया था। इन्होंने अपने बड़े पुत्र राम राय को भेज दिया, और राम राय ने झूठ का सहारा लेकर धार्मिक मामलों में अंग्रेज़ों को संतुष्ट कर दिया था। ठीक है, और इसी वजह से इन्होंने गुस्सा होकर के क्या किया कि अपने छोटे बेटे को हरकिशन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, ऊपर में जो अभी आपने पढ़ा गुरु हरगोविंद के बारे में, तो गुरु हरगोविंद के दो बेटे थे, गुरु हरकिशन और एक मिनट, गुरु हर राय के बारे में हम लोग देखें। गुरु हर राय जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि इनके दो बेटे थे, राम राय और हरकिशन। ठीक है, तो जब राम राय ने औरंगज़ेब के पास जब ये गए थे, तो औरंगज़ेब को इन्होंने अपने धर्म के बारे में कुछ गलत बता दिया था। तो इसी से गुस्सा होकर के गुरु हर राय ने अपने छोटे बेटे हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कोई इसमें भी गुरु हर राय में भी इतना ज़्यादा हम लोग को इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं है, और ऐसे भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी पूछे नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि गुरु हर राय के बाद जो गुरु बन के आते हैं वो कौन आते हैं? तो गुरु हरकिशन। और गुरु हरकिशन कौन होते हैं? तो गुरु हर राय के छोटे बेटे रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं गुरु हरकिशन के बारे में। चलिए आते हैं हम लोग। तो होता क्या है कि जब गुरु हरकिशन राजा बनते हैं, जब गुरु हरकिशन गुरु बनते हैं 1661 से लेकर 1664 तक। ठीक है, तो इन्हों होता क्या है कि इनको चेचक की बीमारी हो जाती है। ठीक है, कुछ साल बाद इनको चेचक की बीमारी हो जाती है, और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि गुरु हरगोविंद जो हैं, वो उनके गुरु हरगोविंद के जो पुत्र थे तेग बहादुर, उनको गुरु बना दिया जाता है। जब गुरु हरकिशन की मृत्यु हो जाती है चेचक के कारण, तो इसके बाद गुरु हरगोविंद के जो पुत्र थे तेग बहादुर, उनको गुरु बना दिया जाता है। ठीक है, तो अगले गुरु आते हैं, वो कौन आते हैं? गुरु तेग बहादुर। तो गुरु हर राय और गुरु हरकिशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिला, और ना ही इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तेग बहादुर में हम लोग देखा जाए, तेग बहादुर में एक आध दो पॉइंट आपको मिल जाएगा, इसमें भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। तो गुरु तेग बहादुर का कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर हरगोविंद के पुत्र थे। ठीक है, ये कब से कब तक बने? तो 1665 से लेकर 75 तक। और इनके बचपन का नाम क्या था? त्यागमल था। ठीक है, याद रखिएगा कि गुरु तेग बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो त्यागमल था, और इन्हें बाकला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि बाकला बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और आगे इसी गुरु तेग बहादुर की हत्या भी किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, इससे भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने। तो ऊपर में गुरु हरगोविंद की हत्या, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने। ठीक है, इन सबको याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिला, बस दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला। पहला क्या कि इनके बचपन का नाम त्यागमल था, दूसरा इनको बाकला बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और तीसरा कि इनकी हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सबसे आखिर गुरु गोविंद सिंह के बारे में। इनका जन्म 1675 से लेके 1675 में होता है, और इनकी मृत्यु 1708 में होती है। ये सबसे अंतिम 10वें गुरु थे। ठीक है, कौन? गुरु गोविंद सिंह। और इन्हीं के पद के बाद गुरु का पद क्या होता है? समाप्त हो जाता है। और ये गुरु गोविंद सिंह अब आगे गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दे देते हैं। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्जुन देव, जिसे हम लोग आदि ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, इनका जन्म 1666 में पटना साहिब में होता है। याद रखिएगा, पटना साहिब में इनका जन्म होता है। अक्सर पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में। कब हुआ था? तो 1666 में। ठीक है, इनकी माँ का नाम गुजरी बाई था, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, अब आगे आइए। इन्होंने पाहुल प्रणाली की प्रथा को जन्म दिया था। ठीक है, ये कभी कभी पूछ सकता है कि पाहुल प्रणाली,
ठीक है। पाहुल प्रणाली की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मसनद प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो मसनद प्रथा की शुरुआत अर्जुन देव ने की थी। और पाहुल प्रणाली की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी प्रथा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है। चलिए, और खालसा पंथ की स्थापना भी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? जल्दी बताइए। अकाल तख्त की स्थापना हम आपको यहाँ पर पढ़ा चुके हैं कि अकाल तख्त की स्थापना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु का सिंहासन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। और अगर आपसे पूछा जाए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यहाँ पर गुरु हर गोविंद है और यहाँ गुरु गोविंद है। ठीक है। तो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को नहीं मिला है, जो था बस आपको यही इतना था। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने ही 5 चीज़ों की शुरुआत की थी सिखों में। ठीक है। सिख में 5 इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो 5 का कार, मतलब कि का से शुरू होने वाले शब्द होते हैं, जैसे केश, कंघा, कच्चा, कड़ा और कृपान। ये 5 चीज़ जो होते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं सिख में। और अक्सर देखे भी होंगे कि अक्सर लोग, सिख लोग जो होते हैं वो क्या पगड़ी बांधे हुए रहते हैं, और फिर उसके बाद कृपान मतलब तलवार रखे हुए रहते हैं, हाथ में कड़ा पहने हुए रहते हैं। इस सब की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको 2 युद्ध हुए थे मुग़लों के साथ। ठीक है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जब गुरु बने थे तो इस समय मुग़लों के साथ 2 युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग आनंदपुर का प्रथम युद्ध और आनंदपुर का द्वितीय युद्ध कहते हैं। तो आनंदपुर के प्रथम युद्ध में क्या होता है कि मुग़ल सेना पराजित हो जाती है और गुरु गोविंद सिंह की जो सेना होती है वो विजयी हो जाती है। ठीक है। प्रथम युद्ध में, आनंदपुर का जो प्रथम युद्ध था, इस प्रथम युद्ध में मुग़ल सेना जो होती है वो पराजित हो जाती है, हार जाती है, और गुरु गोविंद की जो सेना थी वो जीत जाती है। लेकिन अगला जो युद्ध होता है आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1703 में, इसमें क्या होता है कि मुगल सेना जो होता है विजय हो जाती है, और औरंगजेब क्या करते हैं कि इनके दोनों पुत्र जो थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों को जिंदा ही दीवार में दफना देते हैं। ठीक है। जब दूसरा युद्ध होता है, आनंदपुर का जो दूसरा युद्ध होता है, तो इस युद्ध में मुगल सेना जीत जाती है और गुरु गोविंद सिंह की जो सेना है वो हार जाती है। तो इसके बाद औरंगजेब क्या करते हैं कि इनके दोनों पुत्र को, गुरु गोविंद सिंह के जो दोनों पुत्र थे, इनके पुत्रों को वो पकड़ते हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, और जिंदा ही दीवार में दफना देते हैं। ठीक है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि ये काम किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। ठीक है। चलिए, केश कंघा इसके बारे में तो बता ही दिया है आपको। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि सबसे ये अंतिम गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था, जिस पत्र का नाम जफरनामा है। याद रखिएगा कि जिस पत्र का नाम क्या है? जफरनामा। ठीक है। तो अपने जीवन के अंतिम समय में औरंगजेब को इन्होंने एक पत्र लिखा था, गुरु गोविंद सिंह ने, और उस पत्र को किस नाम से जाना जाता है? जफरनामा के नाम से। ठीक है। तो कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि जफरनामा किसने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। जफरनामा क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया एक पत्र था औरंगजेब को। ठीक है। और इन्होंने ही महिलाओं के नाम के साथ कौर लगाया था। ठीक है। याद रखिएगा कि जितने भी सिख होते हैं, इन सिख के जो महिलाओं के जो नाम होते हैं, उनके नाम के अंत में कौर ज़रूर रहता है। ठीक है। तो इसलिए याद रखिए कि महिलाओं के नाम के अंतिम में जो कौर टाइटल जो शुरुआत की थी, वो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वो कहाँ है? तो नांदेड़ में। ठीक है। तो नांदेड़ में इनकी हत्या हो जाती है। एक पठान जो है वो इनकी हत्या कर देता है 1708 में। तो याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? तो 1708 में हुई थी। कहाँ पर? तो नांदेड़ में। ठीक है। और यहीं पर इनकी समाधि भी है। ठीक है।
अब उसके बाद क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद इनके सबसे प्रिय शिष्य जो होते हैं वो बंदा बहादुर, वो सिख आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। वो अब गुरु नहीं बनते हैं, जो सिख आंदोलन आंदोलन चल रहे थे, इस आंदोलन की कमान कौन संभाल लेता है? तो इनके सबसे प्रिय शिष्य बंदा बहादुर जो थे वही संभाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए बंदा बहादुर के बारे में देखते हैं। तो बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद सबसे जो प्रिय शिष्य थे वो कौन थे? बंदा बहादुर थे, और इन्होंने ही सिख आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो लोहगढ़ में बनाई थी। ठीक है, लोहगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा लक्ष्मण दास था। ये सब चीज़ आपसे एक ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, इंपॉर्टेंट है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था? तो लक्ष्मण दास था। ठीक है, चलिए, और बंदा बहादुर की हत्या भी आपसे पूछता है कि बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखशियार ने करवाई थी। ठीक है, बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो फर्रुखशियार ने करवाई थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने। ठीक है, और बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो फर्रुखशियार ने करवाई थी, याद रखिएगा। ठीक है, जब बंदा बहादुर की हत्या हो जाती है तो सिख दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख दो भाग में, दो संप्रदाय में बढ़ जाता है, जिसमें पहला क्या होता है? तत खालसा। ठीक है, एक होता है तत खालसा और दूसरा होता है बंदई। ये दो पार्ट होते हैं किसके? सिखों के। सिख धर्म के दो भाग हो जाते हैं। पहला होता है तत खालसा। तत खालसा किसको कहते थे? तो वह जो सिख प्राचीन परंपराओं को मानते थे उसको हम लोग तत खालसा कहते थे। और बंदई किसे कहते थे? जो बंदा बहादुर के अनुयायी थे, जो बंदा बहादुर के अनुयायी थे, बंदा बहादुर की बातों को, उनके कहे गए विचारों को मानते थे, तो उसको हम लोग उस भाग को हम लोग क्या कहें? बंदई कहें। ठीक है, तो बंदई कौन थे? जो बंदा बहादुर को मानते थे। तत खालसा कौन थे? जो प्राचीन परंपराओं को मानते थे, मतलब सिख के जो प्राचीन परंपरा थी उसको मानने वाले को तत खालसा कहा गया है। ठीक है, और बंदा बहादुर के मरने के बाद क्या होता है कि सिखों ने अपना अपना मिस्ल बना लिया था। ठीक है, मिस्ल क्या होता है? तो मिस्ल मतलब एक राज्य से समझिए, जैसे राज्य होता है ना, तो उसी तरीके से मिस्ल था। तो एक बड़े बड़े जो स्टेट होते थे उनको एक छोटे छोटे में बांट करके एक छोटे छोटे राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो सिखों ने क्या किया था कि अपना अपना मिस्ल बना लिया था, क्योंकि वो धर्म में आपस में बढ़ गए थे, तो उन्होंने अपना अपना मिस्ल, अपना अपना राज्य बना लिया था। ठीक है, यहाँ देखिए मिस्ल के बारे में बता भी रहा है कि ये एक अरबी शब्द है, और इसका सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है राज्य। ठीक है, मिस्र का मतलब क्या होता है? राज्य, जिनकी संख्या उस समय कितनी थी? 12 थी, मतलब 12 मिस्र थे, मतलब 12 राज्य थे। ठीक है, और जिसमें सबसे शक्तिशाली जो मिस्र था वो कौन था? सूकर चकिया मिस्र, मतलब सूकर चकिया राज्य जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, और ये सूकर चकिया मिस्र की शुरुआत किसने की थी? तो चरत सिंह ने की थी। रंजीत सिंह के दादाजी थे चरत सिंह, इन्होंने ही की थी। तो रंजीत सिंह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो रंजीत सिंह किस मिस्र से थे? अक्सर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रंजीत सिंह के जो थे वो किस मिस्र के थे? तो रंजीत सिंह आपके सूकर चकिया मिस्र के थे। ठीक है, और इस सूकर चकिया मिस्र की स्थापना किसने की थी? तो इनके दादा चरत सिंह ने ही किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही इतना पॉइंट था। उसके बाद अगले वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए रंजीत सिंह के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रंजीत सिंह क्या है? तो रंजीत सिंह ने सिख आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इनका जन्म 1780 में हुआ था, और इनके पिता का नाम क्या था? तो महासिंह था, और माता का नाम राजकौर था। ठीक है, और रंजीत सिंह किस मिस्र के थे? तो सूकर चकिया मिस्र के थे। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं बस आपको वही याद रखना है कि रंजीत सिंह किस मिस्र के थे? सूकर चकिया मिस्र के थे। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1780 में इनका जन्म होता है। ठीक है, अब आगे आइए। होता क्या है कि जब 1798 में अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जब आता है और भारत में आकर के आक्रमण करता है, तो आक्रमण करने के बाद जब वो वापस जाने लगता है, तो वापस जाने के समय उसकी कुछ तोपें जो हैं वो नदी में गिर जाती है।
ठीक है। जब वो वापस होता है तो वापस होने के समय इनकी जो कुछ तोप थी वो चिनाब नदी में गिर जाती है। तो ये रंजीत सिंह क्या करते हैं कि इस नदी में से उस तोप को निकलवाते हैं और निकलवा करके वापस उस अहमद शाह अब्दाली के पास भेज देते हैं। ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली इस चीज़ को देख करके अहमद शाह अब्दाली बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने पाकिस्तान के इस पास जो लाहौर एरिया है उस लाहौर एरिया को किसको दे देता है, रंजीत सिंह को दे देता है। ठीक है। वह उनको वहाँ पर बुला लेता है और अपने साम्राज्य के विस्तार करने को कहता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब ऐसा इसके बाद इन्होंने क्या करते हैं कि वह लाहौर क्षेत्र में पहुँचते हैं और लाहौर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा ये, और इसी वजह से ये अक्सर पूछा जाता है कि रंजीत सिंह की जो धार्मिक राजधानी थी वो क्या थी, तो अमृतसर थी। रंजीत सिंह की जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी और इनकी राजनीतिक राजधानी जो थी वो कौन थी, तो लाहौर थी। ठीक है। तो रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कौन थी, तो लाहौर, और धार्मिक राजधानी कौन थी, तो वो अमृतसर थी। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। चलिए तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री था जिसका नाम था जैक्यूमा। ठीक है। तो जैक्यूमा ने रंजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन के नाम से पुकारा है। याद रखिएगा ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रंजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन किसने कहा था, तो एक फ्रांस का यात्री था जैक्यूमा, उन्होंने ही रंजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन कहा है। ठीक है। भारत का लघु नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो रंजीत सिंह को। यह बात किसने कही थी, तो एक फ्रांसीसी यात्री था जैक्यूमा, उन्होंने ही यह बात कही थी। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। चलिए इसके बाद क्या होता है कि अमृतसर की संधि होती है। जब ये रंजीत सिंह के साथ और अंग्रेज़ों के साथ जब युद्ध होता रहता है तो उसके बाद एक अमृतसर की संधि होती है 1809 में। ठीक है। और 1809 में रंजीत सिंह और चार्ल्स मिडकॉप के बीच, याद रखिएगा, कि संधि होती है। अमृतसर की जो संधि होती है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर की संधि डेट पूछा जाता है कि कब हुई थी, तो 1809 में। किसके बीच हुई थी, तो रंजीत और अंग्रेज के बीच हुई थी। वो अंग्रेज कौन थे, तो चार्ल्स मिडकॉफ थे। ठीक है। तो रंजीत सिंह और चार्ल्स मिडकॉफ के बीच अमृतसर की संधि होती है और इस संधि में क्या किया जाता है कि सतलज नदी को एक बाउंड्री के रूप में मान लिया जाता है और कह दिया जाता है कि सतलज नदी के इस पार का क्षेत्र आपका रहेगा और सतलज नदी के इस पार का क्षेत्र हमारा रहेगा। ठीक है। ये एक बाउंड्री के रूप में सतलज नदी को मान लिया जाता है। किस संधि में, तो अमृतसर की संधि में। किनके बीच हुई थी, तो रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि रंजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा मिलता है, कोहिनूर हीरा, वो किसने ला के दिया था, शाह सूजा ने ला करके रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। तो ये याद रखिएगा कि जो वही कोहिनूर हीरा है जिसको नादिर शाह, जो ईरान का शासक था, वो आ करके अहमद शाह से लूट करके लेके गया था। ये मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो लूट करके ले गया था, हम आपको पढ़ा चुके हैं उत्तर मुगल काल में। तो उसमें आपको बता चुके थे कि ये नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट करके ले गया था। तो उसके बाद नादिर शाह के बाद जो शाह सूजा जो था वो भी ईरान का ही शासक था। तो इसके पास क्या हुआ कि वह कोहिनूर हीरा इसके पास आया था। तो ये जब आया था, भारत आया था अपनी रक्षा करने के लिए, किसी से बचने के लिए, तो रंजीत सिंह ने इसको छिपने की जगह दी थी, जिससे खुश होकर के इसने क्या किया था कि कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को दे दिया था। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया, तो शाह सूजा ने दिया था। ठीक है। अब उसके बाद आइए एंग्लो सिख युद्ध। एंग्लो सिख युद्ध होता है, एंग्लो सिख युद्ध में आपको बस कुछ याद नहीं रखना है, बस डेट याद रखना है कि एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था और कब से कब तक हुआ था और कब से कब तक हुआ था। ठीक है। तो दो एंग्लो सिख युद्ध होते हैं। एक प्रथम एंग्लो सिख युद्ध होते हैं 1845 से 46 के बीच में, और एक दूसरा एंग्लो सिख युद्ध होता है वो 1848 से 1849 के बीच में होता है। तो एग्जाम में बस यही कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध का डेट पूछता है कि इनका मैचिंग कीजिए, मिलान कीजिए कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ तो और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था। ठीक है। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में हुआ था और दूसरा एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1848 से 1849 के बीच हुआ था।
ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था वो ख़त्म हुआ था किस संधि से? तो भैरोवाल की संधि से। ठीक है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था वो किस संधि से ख़त्म हुआ था? तो भैरोवाल की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रथम का डेट कब है? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 45 से 46, और सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध का डेट कब है? तो उसका डेट आपको है 48 से लेकर के 49 के बीच में हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध जो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध जो होता है उस युद्ध में सिख की पूरी तरीके से समाप्ति हो जाती है और पूरी तरीके से पंजाब प्रांत को अंग्रेज जो है वो अपने अंडर में ले लेते हैं। ठीक है, यह एंग्लो सिख युद्ध किसके बीच होता है? तो सिख के और अंग्रेज़ों के बीच होता है, इसलिए इसका नाम एंग्लो सिख युद्ध पड़ा है। मतलब अंग्रेज़ और सिखों के बीच यह युद्ध हुआ था, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम समाप्त हुआ भैरोवाल की संधि से, और दूसरा जो है वो पूरी तरीके से इसमें सिख की हार हो गई थी और पंजाब प्रांत को अंग्रेज़ के अंडर में ले लिया गया था। डलहौजी ने अपने अंडर में पंजाब प्रांत को मिला लिया था। ठीक है, तो बस यही इतना ही है आपका सिख में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अब आपका काम है कि इनको बार बार रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताए हैं पॉइंट बाय पॉइंट करके, उसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। अगर आप मेरा PDF चाहते हैं, ये वाला PDF, इस PDF को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ नीचे दिए हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कल अगले दिन लेकर के आएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। इसके PDF के कुछ चार्जेस लगेंगे वन टाइम। उसके बाद आपको जितने भी वीडियो इस चैनल पे आएंगे उस सारे वीडियो का PDF आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 1 घंटे का वीडियो होने जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अगले में लेके आएंगे, अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, उसमें हम अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है, चलिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।